तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द लेज़ी प्रिंस बिकम्स अ जीनियस चैप्टर 8। हमारे चैप्टर के शुरुआत में हमें एरन दिखाया जाता है जो कि कहता है कि जो मेरे आसपास का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है। रूरू अब पहले की तरह नहीं है, उसमें से कुछ अलग ही ऑरा बाहर निकल रहा है। उसके बाद रूरू कहती है, क्या तुमने सुना कि मैंने क्या बोला, मेरे स्टूडेंट बन जाओ। पर तभी रूरू अचानक नॉर्मल हो जाती है और एरन से बोलती है, चलो मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगी और हम इस मिस्टिक वर्ल्ड को एक साथ एक्सप्लोर करेंगे। जिसके जवाब में एरन बोलता है, मैं नहीं चाहता। उसके जो सुनकर जो रूरू है वो पूछती है, क्या, क्यों? फिर एरन बताता है कि वो इसे नहीं सीख सकता क्योंकि वो एक स्वॉर्ड्समैन है, ना कि कोई मिस्टिक आर्ट्स वाला बंदा। फिर रूरू बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें अभी से चालू करना चाहिए और मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ मिस्टिक आर्ट्स हैं। उसके बाद एरन बोलता है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इसे कोई भी चाहे और वो सीख ले। फिर उसका जवाब देते हुए रूरू बोलती है कि इससे तो बस यही अच्छा है कि जो आपकी स्वॉर्डमैन विल है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ ही अगर आप इसे सीख लेते हो तो आपको इससे स्वॉर्डमैनशिप में मदद मिलेगी। जिसे सुनकर एरन बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। जिसका जवाब देते हुए रूरू बोलती है, क्या तुम्हें पता है एक स्वॉर्डमैन और एक मैजिशियन और एक मिस्टिक आर्ट्स वाले बंदे में क्या अंतर होता है? उसे सुनकर एरन बोलता है, नहीं, सच में मुझे नहीं पता। तो जो रूरू है वो बोलती है कि मैं सिर्फ एक बार बोलूँगी, इसलिए ध्यान से सुनना। फिर रूरू बोलती है, जितने भी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं इंक्लूडिंग स्वॉर्ड्समैन, वो सिर्फ अपनी बॉडी में फोकस करते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, मेहनत करते हैं। इसी से उनके अंदर एक ऑरा आ जाता है। और उसी के उल्टे जो अपने मैजिशियंस होते हैं वो सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों पे फोकस करते हैं, जो नेचर से पावर को इकट्ठा करते हैं, जिसे वो माना बोलते हैं, और नेचर के लॉ को समझते हैं और नई नई पावर को बनाते हैं। और उसके बाद आते हैं मिस्टिक आर्ट्स वाले बंदे। तुम्हें क्या लगता है मिस्टिक आर्ट्स वाले बंदे क्या होते होंगे? इसके बाद रूरू बहुत बड़ा बताती है, तो मैं इसे छोटे करके बताता हूँ। वो कहती है कि जो ये बंदे होते हैं ना मिस्टिक आर्ट्स वाले, वो उन चीज़ों की मांग करते हैं प्रकृति से, मतलब नेचर से, कि जो पॉसिबल ही नहीं है। इम्पॉसिबल को जो पॉसिबल करता है ना, उसे मिस्टिक आर्ट्स वाले कहते हैं। उसके बाद रूरू बताती है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं भी नहीं कर सकती, जिनकी मैं शिकायत करना चाहती हूँ, पर उनमें से अधिकांश चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं कर सकती हूँ, तो इसलिए मुझे एक मिस्टिक आर्ट्स वाली बिल्ली कहते हैं। पर उसके लिए तुम्हारी एक स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए। जो मिस्टिक आर्ट्स होती हैं ये तुम्हारे हार्ट पर डिपेंड करती है। तुम्हारा जो हार्ट है वो कितना पावरफुल है, वो किसी चीज़ को कितने अच्छे से इमेजिन कर सकता है और कितनी अच्छी इच्छा रखता है, उस पर डिपेंड करता है मिस्टिक आर्ट्स। उसके बाद रूरू बोलती है कि जो तुम्हारा ये वर्टिकल स्लैश है वो एक अनब्रेकेबल विल है, जो कि डिज़ायर रखता है किसी चीज़ को काटने के लिए। उसके बाद रूरू बोलती है, इतना काफ़ी है। अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करो तो जो तुम्हारी इच्छा शक्ति है वो इस मिस्टिक आर्ट्स को जागृत कर सकती है। साथ ही जो तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप है उसमें भी तुम्हें बढ़ोतरी, मतलब इम्प्रूवमेंट मिलेगी। जिसके जवाब में जो अपना एरन है वो बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, पर जो अभी तुमने बोला वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। और रूरू से सुन के वो ज़ोर से बोलती है, क्या तुम पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आया कुछ भी? जिसके बाद जो अपना एरन है वो ऐसी बकवास करने लगता है और कुछ समझ नहीं आता। तो रूरू बोलती है, ओए पहले तो तुम जितने बोल रहे हो साफ बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद अपना एरन बताता है कि जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कि जो स्वॉर्ड है वो मेरा मतलब खुद का रास्ता नहीं है। जिसे सुनकर रूरू बोलती है, वाओ, ये क्या एक अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स था। और तभी एरन अपने मन में कहता है, शायद जो ये रूरू है वो मेरे सपनों का रहस्य समझ सकती है। उसके बाद जो हमारा एरन होता है वो रूरू को सारी बातें बता देता है, जो भी उसके सपने में जो बंदा करता है। जिसे सुनकर रूरू बताती है कि मैंने हाँ ऐसे कई चीज़ों के बारे में सुना है। और बोलती है कि कई बंदों के साथ होता है जो उनकी सोल होती है, जो या उनकी पर्सनैलिटी होती है वो बिल्कुल बदल जाती है, पर मैंने उन्हें कभी देखा तो नहीं है। और उसके साथ रूरू एरन से पूछती है कि पर तुम्हें क्यों लगता है कि जो तुम्हारी मिस्टिक आर्ट्स है उसे सीखने में ये मदद नहीं करेगा या फिर रुकावट पैदा करेगा। जिसे सुनकर एरन अपने मन में कहता है कि जैसे रूरू जैसा भी कोई एक बंदा इसे एक बारे में सुनकर समझ नहीं पा रहा, शायद जो उसकी स्वॉर्ड है, मेरे जो सपने में बंदा आता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। फिर एरन बोलता है कि मैं किसी और की इच्छा शक्ति से इसको नहीं सीखना चाहता। तो जो रूरू है वो बोलती है, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, एक बार कोशिश तो करके देखो। और तभी एरन बोलता है, मैं अपनी खुद की एक स्वॉर्ड डेवलप करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर जो रूरू है वो बोलती है, क्या तुम्हारी स्वॉर्ड? एरन बोलता है, हाँ, जो मेरी स्वॉर्ड होगी। जिसे सुनकर रूरू बोलती है, जो तलवार तुम स्विंग करते रहते थे, क्या वो तुम्हारी तलवार नहीं है? इसमें तलवार का मतलब है तुम्हारी स्वॉर्ड वे, मतलब जो भी तुम स्वॉर्ड पाथ चूज करना चाहते हो। जिसे सुनकर जो अपना एरन है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, और आखिरकार मैं फिर से उसी पर पहुंच गया हूँ। और एरन को ऐसा मायूस देखकर जो रूरू है वो उठ कर वहाँ से जाने लगती है और कहती है, अब एक मास्टर को अपने डिसाइपल को समझाने के लिए कुछ करना चाहिए। तभी एरन बोलता है, ओए मैं तुम्हारा कोई डिसाइपल नहीं हूँ।
तभी रूरू कहती है कि तुम कुछ गलत समझ चुके हो, अभी तक जो भी तुम एफ़र्ट लगा रहे थे वो कोई एफ़र्ट नहीं है। तो एरन बोलता है क्या? फिर वो कहती है मैं बता रही हूँ कि जो तुम लगा रहे हो वो एफ़र्ट नहीं है, वो तो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करना होगा। उसके बाद हमें अपना एरन अपने कमरे में दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है जो कुछ भी रूरू ने कहा है उसके वजह से जो मेरा दिमाग है वो बिल्कुल काम करना बंद कर चुका है। तभी कमरे के बाहर से आवाज़ आती है और कोई बोलता है यंग मास्टर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो एरन भी बैठ जाता है और कहता है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। उसके बाद वहाँ सर्वेंट आता है और बोलता है कि यंग मास्टर क्या यहाँ लेडी रूरू हैं? जिसके जवाब में एरन बोलता है क्यों, क्या कुछ हुआ है? उसके बाद सर्वेंट बोलता है कि मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, जिनमें से पहली है कि जो अपना एक्सपेडिशन था वो आने ही वाला है, क्योंकि जो 6 साउथर्न फैमिली थी वो आने वाली हैं और जो हमारे हेड हैं वो इन सभी से एक साथ मिलकर जो यहाँ मीटिंग होगी कॉन्फ्रेंस की, और अगर आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते तो आपको पहली एडवाइस दे देनी चाहिए। जिसके जवाब में एरन बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, और फिर अपना सर्वेंट बोलता है दूसरी बात रूरू के बारे में है, और वो बोलता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बुरे रूमर्स फैले हुए हैं रूरू के बारे में। उसके बाद सर्वेंट बताता है जो ईस्ट का पार्ट है ना जो कॉन्टिनेंट में, उसमें एक ओराइकल नाम की गिल्ड थी जिसे जब रूरू उसको मतलब छोड़ के जाती है तो वो बिल्कुल जल के ख़त्म हो जाती है। और साथ ही मैंने ये भी सुना है जब एक बंदा उसका स्टूडेंट बनने के लिए मान जाता है तो अचानक ही उसकी भी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद एरन बोलता है क्या आप इसको बोलते समय पूरे श्योर हो? तो जो अपना सर्वेंट होता है वो बोलता है कि हाँ ये सब बातें वैसे तो सच ही हैं। फिर एरन बोलता है क्या इसका कोई सबूत है जितनी भी घटना हुई है जो रूरू है अपनी उसमें इन्वॉल्व हो? जिसका जवाब देते हुए अपने जो सर्वेंट है वो बोलता है ये मतलब सच बताऊं तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो रूरू इसमें इन्वॉल्व थी। तो हमारा एरन बोलता है तो इसका मतलब रूरू ने नहीं करा। जिसके बाद सर्वेंट बोलता है यंग मास्टर मैं मानता हूँ कि जो रूमर्स हैं गलत हो सकते हैं, पर जो अपनी रूरू है और जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनमें मतलब मिक्स थी, तो जितने भी इससे जो बात निकलती है वो है कि रूरू की वजह से शायद ये रूमर्स फैल चुके हैं। फिर अपना सर्वेंट कहता है कि जो छोटी मिस्टिक कैट रूरू है शायद उसने कुछ गलत ना किया हो। साथ ही सर्वेंट ये भी कहता है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस डेंजर में जाने की, और अगर मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया है तो मुझे माफ़ कर देना। इसी के साथ मैं अब चलता हूँ मास्टर। तभी एरन किसी से कहता है कि कुछ बुरा मत सोचना, मार्को सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा था, और मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना, जो भी मैंने तुम्हें देखा था या फिर जो भी महसूस किया था वही मैं क्रिल को बताऊंगा तुम्हारे बारे में। साथ ही एरन बोलता है जो भी मैंने तुम्हारे बारे में देखा है मुझे तुम ऐसे नहीं लगते कि तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसे नहीं है कि तुम दूसरों को हार्म पहुंचाओगे। तुम दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा यूनिक हो, साथ ही ह्यूमन से तुम थोड़े से अलग दिखते हो, पर तुम में बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं। एट लीस्ट मैं क्रिल को तो वही बताऊंगा जो भी मैंने अभी तुम्हारे सामने बोला है, भले ही रूमर्स कुछ भी कहें। तभी बेड के नीचे से आवाज़ आती है और वो कहती है कि अगर कुछ बुरा हो गया तो, क्योंकि मैं तुम्हारे और क्रिल के साथ हूँ अभी। उसके साथ ही एरन अपने मन में सोचता है कि मैं सच में सही था क्योंकि वो यहाँ है। फिर वो रूरू से कहता है चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, जितना भी कुछ मार्को ने कहा क्या वो सब सच है? तभी जो रूरू बेड के नीचे छुपी हुई थी वो बोलती है हाँ। एरन बोलता है क्या वो सब सच है कि तुमने वो सब चीज़ें करी थी? तो रूरू तभी बाहर निकल के कहती है एब्सोल्युटली नॉट, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, मैं तो बस ओराइगल के पास खेल रही थी, और तभी वहाँ जो दो बूढ़े लोग थे वो लड़ने लगे थे जिसके कारण वो टावर गिर चुका था। साथ ही रूरू बताती है जो मर्चेंट ग्रुप के जो बच्चे थे वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और जिसमें जैकल भी शामिल था। रूरू की बात सुनकर एरन अपने मन में कहता है जितने भी इवेंट हुए थे, भले ही कोइंसिडेंशल हो या फिर रूरू का बैड लक हो या उसका शायद वो झूठ भी बोल सकती है, पर दोनों जो इवेंट हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। फिर हमारा एरन बोलता है लेकिन मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ, मेरा मतलब है कि हम एक साथ रह सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके जवाब में रूरू बोलती है पर मैं एक काली बिल्ली हूँ जो मिस फॉर्च्यून लाती है। फिर हमारा एरन कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने भी ऐसे रूमर्स का सामना करा है। एरन बोलता है कि मैं भी पहले तुम्हारे जैसा ही था, पर मुझे लगता है कि मेरी ज़्यादा गलती थी। एनीवे, मैं अपनी जजमेंट को उस पर बेस्ड करूँगा जो मैंने देखा है या फिर जो मैंने मतलब फील करा है, और अगर तुम्हारे साथ रहने से मेरे पास अगर मिस फॉर्चून आता है तो मैं उससे निकलने के बारे में सोचूंगा। जिसे सुनकर जो रूरू है वो इमोशन में बह जाती है और रोने लगती है। एरन बोलता है कि अगर मेरे आसपास के लोग चिंता में आते हैं तो मैं उन्हें चिंता से बाहर निकालने की कोशिश करूँगा। तभी रूरू एरन के बेड पर चढ़ती है और अपने पॉकेट में से कोई बहुत बड़ा गोला निकालती है। उसके बाद जो अपनी रूरू होती है वो इस बॉल के बारे में बोलते हुए बताती है बिल्कुल सुपर एक्सपेंसिव है, जबकि ये तो कैट आई से भी ज़्यादा बेटर है, और अगर तुम इसे लेते हो तो तुम बाकियों को मेरे बारे में बताना कि मैं एक बुरी कैट नहीं हूँ, और अब मैं चलती हूँ।
एरन बोलता है कि मैंने उससे बोला था कि मैं उससे कोई भी रिश्वत एक्सेप्ट नहीं करूँगा, पर अचानक ही वो कैसे डिसअपीयर हो गई। साथ ही जो हमारा एरन होता है वो उसी चीज़ को देखता है और बोलता है शायद रूरू ने मुझे पहले भी दिखाया था, ये उसके ट्रेजर में से एक है। लेकिन रूरू क्या ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया क्या? हमारा सीन शिफ्ट होकर एक हफ्ते बाद दिखाया जाता है जहाँ एक कार्ट जारी होती है और उस कार्ट में से विस्काउंट गैरन निकलता है और वो एरन से कहता है अरे एरन फेरेरिया, तुम तो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर से लग रहे हो। जिसके जवाब में जो अपना एरन है वो बोलता है थैंक यू सो मच। अगले सीन में हमें एक डाइनिंग हॉल दिखाया जाता है जहाँ जितनी भी फैमिलीज होती हैं वहाँ बैठी होती हैं, जहाँ हमारा एरन भी बैठा होता है और वो सोचता है कि जो अपना सर्वेंट मार्कोस होता है वो उससे कहता है यंग मास्टर, ये आपके लिए अच्छा होगा अगर आप इसे मान के चलो कि यहाँ जितनी भी फैमिली बैठी हैं इनमें से कोई भी हमारा दोस्ताना रिश्ता नहीं रखता। यहाँ 2 फैमिली है जिनके साथ हमारा झगड़ा तो नहीं हुआ पर मित्रता भी इतनी अच्छी नहीं है, पर जो बाकी फैमिली हैं उनके साथ कोई हमारा अच्छा रिश्ता नहीं है, तो इसलिए आप थोड़े सावधान रहना। पर जो गैरोन फैमिली है उनसे तो ज़रूरी रहना, क्योंकि जो पिछली पीढ़ी से ही मतलब जो पिछली जनरेशन से इनसे हमारा कोई अच्छा ताल्लुकात नहीं है। तभी एरन के फादर खड़े होकर बोलते हैं आप सभी का शुक्रिया जो आपने हमें अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया, जिससे कि हम साउथर्न ट्रेड रूट को सही कर सकते हैं और जितनी भी 6 फैमिलियों में जो पीस है उसको बना के रख सकते हैं। उसके साथ वहाँ जितने भी लोग बैठे होते हैं वो अपना ग्लास उठाते हैं और कहते हैं पीस के लिए और उसे चेस करते हैं। उन्हें ऐसा करता देख एरन भी अपना ग्लास उठा लेता है और जब वो अपना ग्लास पीते हैं तो उनको देखा देख जो अपना एरन है वो भी पीने लगता है और कहता है शायद हमें अब पीना चाहिए। फिर अजीब सा मुंह बना के कहता है क्या मुझे सारा पीना पड़ेगा? पर तभी एरन कुछ अलग पाता है और देखता है वहाँ जितने भी फैमिली के बंदे बैठे होते हैं वो सभी के सभी उसे अजीब नज़रों से देखने लगते हैं और वो अपने मन में कहता है क्या मैंने कोई गलती कर दी है? तभी हमारे एरन को कोई आवाज़ लगाता है और हमें पता लगता है विस्काउंट गैरन होता है। वो कहता है एरन जो तुमने ग्लास पकड़ा है उसका तरीका सही नहीं है। वाइट वाइन टेम्परेचर के प्रति बड़ी सेंसिटिव होती है, इसीलिए जो आपके हाथ की गर्माहट है वो इसमें जाएगी तो इसका स्वाद बिगड़ जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा वाइन ग्लास के स्टेम से उसे पकड़ना चाहिए। जिसे सुनकर जो हमारा एरन होता है वो उनसे माफ़ी मांगने लगता है, पर जो हंसते हुए कहता है दूसरा कि कोई बात नहीं, आप अपोलोजाइज मत कीजिए, बस आप इस बार इसे ढंग से पकड़ना सीख लो। तभी आयरन उसी के तरीके बताए हुए ग्लास पकड़ता है। फिर वो बंदा कहता है सही है, बस तुम्हें अपनी जो पिंकी फिंगर है उसे हटाना चाहिए। तो एरन उसे सुन के बोलता है क्या, ऐसा क्यों? फिर विस्काउंट गैरन बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता, जब पहले के समय में मसाले बहुत ज़्यादा महंगे आते थे तो उन्हें पिंकी फिंगर और अपने थंब से वो डाला जाता था जिससे बिल्कुल वेस्ट ना हो। पर जो वाइन ग्लास होते थे और वो थोड़े हाथ को गीला कर देते थे अगर हम सभी उंगलियों से उन्हें पकड़े, इसलिए जो मसाले हैं वो थोड़े ख़राब हो जाते थे, मतलब वेस्ट जाते थे, तो इसीलिए हम पिंकी फिंगर को हटा के रखते थे। और वो आगे बोलता है वैसे आज तो इसका बिल्कुल काम नहीं है, पर फिर भी हम नोबल्स को इन चीज़ों के मैनर्स तो रखने चाहिए। तभी उनमें से वो हरी घास वाला बंदा बोलता है इन्हीं कारण से तो हम नोबल्स कॉमनर्स से अलग होते हैं। और उनमें से जो काले बाल वाला होता है वो कहता है हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी विस्काउंट गैरन एरन के फादर से बोलता है कि मैंने जो भी बोला है आप उसे गलत वे में मत लेना, क्योंकि मैंने बस मतलब उसका मतलब होता है कि एरन को नीचे कॉमनर बता रहे होते हैं वो अपनी बातों से। जिसके जवाब में एरन के फादर बोलते हैं मैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहा हूँ। तो जो बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अच्छा, तो मैंने ये सिर्फ बातें ना एरन के लिए कही थी। तभी वो दोनों बाप बेटे अपने आप को एक दूसरे को देखते हैं और उनमें से विस्काउंट हो वो बोलता है क्या रायन, मैंने तुम्हें जब सुनने के लिए बोला था क्या तुमने वो सुना? और वो बंदा दूसरा कहता है रेहान कि हाँ मैंने वो सुना था, और उनमें से जो दूसरा नंबर वाला था वो कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था सुनने में। उसके बाद वो हरे बाल वाला बंदा बोलता है वैसे तुम कौन से मतलब म्यूज़िक में अच्छे हो एरन? तो एरन उसका जवाब देता है और कहता है कि मैं म्यूज़िक नहीं सुनता, मुझे नहीं पता। उसके बाद वो हरे बाल वाला बंदा एरन से बोलता है तुम कुछ भी करो पर तुम अपने जो कल्चरल है उसमें ज़्यादा अच्छे बनो, वरना दोनों पार्टी के लिए एम्बेरसमेंट होगी। फिर वो अचानक हंसने लगता है और बोलता है अरे ये तो मजाक था, आप इस बात को बुरा मत लेना। और जो रेयान होता है वो अपने मन में सोचता है क्या ये सच है? इसको तो थोड़ा भी मालूम नहीं है नोबल्स की नॉलेज के बारे में। ये सब कुछ तुम्हारे लेज़ी पने का है, जो भी तुमने आज तक इग्नोरेंस करी थी इस चीज़ों के बारे में, लेज़ी लॉर्ड। ये गलती थी तुम्हारे फादर की, ये जो तुम्हारे फादर ने गलती करी है बैरन फेरेरिया ने, कि तुम्हें हमारे सामने लाकर, और अब तुम ऐसे ही अपने आप को हताश पाओगे। फिर हमें एरन दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा घबराया पड़ा होता है और अपनी प्लेट को देख रहा होता है। और उसके फादर तभी पूछते हैं क्या एरन तुम ठीक हो? जिसके जवाब में एरन बोलता है मुझे माफ़ कर देना पर मैं यहाँ अच्छा महसूस नहीं कर रहा, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ?
जिसे सुनकर पहले तो एरन के फादर शांत होते हैं, फिर बोलते हैं हाँ तुम जा सकते हो। फिर अगले सीन में हमें एरन बाहर निकलता हुआ दिखता है और वो धीरे धीरे चलता है, पर जैसे ही वो थोड़ा दूर होता है फिर वो बहुत ज़ोर से भागने लगता है। और भागते भागते वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं फिर से भाग गया। मैं सोच रहा था कि मैं अब इनके सामने खड़ा हो सकता हूँ क्योंकि मैं अब थोड़ा कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ, पर मैं फिर से भाग गया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मेरे जो फादर है, मेरी मदर और क्रिल, उन्हें कितना ज़्यादा पेन सफ़र करना पड़ता है मेरे वजह से। उसके बाद एरन एक दीवार की तरफ जाता है और वहाँ रोने लगता है और बोलता है मैं सच में एक बहुत बुरा लड़का हूँ। उसके बाद एरन अपनी तलवार उठा लेता है और उसे स्विंग करने लगता है और कहता है मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे ये। तभी एरन कुछ पिछली बातों को याद करने लगता है और रू रू से कहता है तुम्हारा क्या मतलब था जब तुम कह रहे थे कि जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ वो सारे वेस्ट हैं। जिसके जवाब में रू रू कहते हैं तुम सही समझे, जो भी तुम कर रहे हो वो बिल्कुल कम्प्लीटली पॉइंटलेस है। अगर तुम अपनी बॉडी को ओवर वर्किंग करके ताकतवर बनाते हो तो उसको कोई एफर्ट नहीं बोलते, जबकि अगर तुम अपनी बॉडी और हार्ट को एक साथ लगाकर उसे उसकी क्वालिटीज़ को फुलफ़िल करके एफर्ट लगाओ तो उसे एफर्ट कहते हैं। इसका मतलब है जितने तुम अपनी बॉडी को इस्तेमाल करते हो उतने इम्पोर्टेंट तुम्हारा हार्ट भी होता है। साथ ही अगर तुम अपने दिल से ले गए अटैकों को करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और ताकतवर भी होंगे। तो बताओ एरन, क्या जो भी तुमने अब तक एफ़र्ट लगाए थे क्या वो तुमने अपने एफ़र्ट दिल से लगाए थे? और उसके बाद तभी हमारा जो सीन है वो प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जिसमें एरन स्लैश लगाते हुए चिल्लाता हुआ बोलता है कि मुझे नहीं पता। उसे लगाने के बाद एरन बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ से आवाज़ लगती है मैं सचमुच नहीं जानता, मुझे लगा नहीं था तुम यहाँ होगे। तभी दूसरी हरी घास बोलता है तुम्हारा जो स्टांस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, शायद ये बात सच है कि तुम स्वॉर्डमैनशिप अकेडमी से आए थे। अंदर बहुत बोर हो रहा था, जब तक जो बड़े लोग बात कर रहे थे तो हम तब तक अपना स्पार मैच कर सकते हैं। तभी उनमें से दूसरा बंदा कहता है क्या ये इतना शांत क्यों है, इसे ये तो पता नहीं है कि मतलब वाइन ग्लास को कैसे पकड़ते हैं, पर ये पता है स्वॉर्ड कैसे पकड़ी जाती है। शायद 1 साल बहुत कम होगा इस लेज़ी लॉर्ड के लिए स्वॉर्ड चलाने के लिए, इसे तो बहुत कम आता होगा। और दूसरा बंदा भी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, और वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक आते हुए कहता है क्या तुम सच में करना चाहते हो, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ तुमसे। जिसे आता देखकर जो अपना एरन है वो गुस्से में बोलता है आओ मेरी तरफ आओ तुम अब। एरन की बात सुन के वो दोनों कहते हैं तुम कितने एरोगेंट हो, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे चलाई जाती है स्वॉर्ड। और वो बंदा स्वॉर्ड पकड़ के कहता है काफ़ी समय हो गया मैंने स्वॉर्ड नहीं चलाई, पर इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। और एरन उसे घूर कर देख रहा होता है। वो तभी दूसरा बंदा कहता है कि चलो देखते हैं तुमने आज तक क्या सीखा है। और जब तक ये कहता है तो एरन उसकी तरफ जोर से आता है और जो उसकी स्वॉर्ड है उसके साथ क्लैश करके उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसे नीचे गिरा देता है। और उसकी स्वॉर्ड के गिरने के साथ ही जो अपनी स्वॉर्ड होती है उसे गर्दन पे रख देता है। जिस सीन को देखकर दोनों को मुंह उतर जाता है और हमें वो फुल सीन दिखाया जाता है कि जब वो बंदा नीचे गिर जाता है एरन उसके सर पे खड़ा होता है स्वॉर्ड लेकर। और एरन उन दोनों को देखकर कहता है अगला कौन है। तभी जो नीचे गिरा हुआ होता है वो बोलता है ये काउंट नहीं होगा। तो एरन बोलता है क्यों, ये काउंट क्यों नहीं होगा, चलो इसका मतलब है तुम एक और बार फाइट करना चाहते हो। जिसे सुनकर जो बंदा होता है वो कहता है कि मैंने स्टार्ट नहीं बोला था, पर तुम अचानक आ गए थे और मेरे स्वॉर्ड को गिरा दिया था अटैक कर। तभी उनमें से जो काले वाला बंदा होता है वो कहता है कि जल्दी से गिव अप कर दो और जल्दी वापस आ जाओ। जिसे सुनकर जो दूसरा उसका भाई होता है वो बोलता है तुम क्या भूल गए, इसने अभी कितनी एरोगेंसी दिखाई थी। जिसके जवाब में वो काला वाला बंदा कहता है कि मैं जानता हूँ जो तुम्हारा गार्ड था वो डाउन था, पर मैं इसको कर लूँगा। दूसरा बंदा भी घबराते हुए कह देता है ठीक है भाई। और अगले सीन में वो एरन के मुंह पर आके बोलता है कि जब तक मैं तुम्हें हरा नहीं देता तो मैं अच्छा महसूस नहीं करूँगा। तभी जो बंदा हारता है वो बोलता है कि तुम इससे हारना मत, और हाँ ये बहुत अलग लग रहा है पिछली बार से। फिर हमारा एरन कहता है क्या स्टार्ट करें, वो बंदा भी कहता है हाँ। डुअल के स्टार्ट में सिर्फ एरन ब्लॉक कर रहा होता है और वो अटैक कर रहा होता है, और वो कहता है ये तो बिल्कुल यूजलेस है, ये तो सिर्फ ब्लॉकिंग कर रहा है। और वो बंदा अटैक कर रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं तो बहुत अच्छा कर रहा है। तब वो जो बंदा डुअल कर रहा होता है वो अपने मन में सोचता है इससे दिक्कत क्यों नहीं हो रही मेरा अटैक फेस करने में, जबकि इसके बदले तो मैं उल्टा तो ज़्यादा थका जा रहा हूँ। जब वो बंदा थक जाता है तो एरन अपने अटैक चालू करता है, जिससे वो बंदा बहुत ज़्यादा मुश्किल से ब्लॉक कर पा रहा होता है। और वो सोचता है ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, साथ ही जो मेरे हाथ हैं उनमें दर्द भी होने लग गया है। और उसके हमें हाथ दिखाए जाते हैं जो बिल्कुल लाल पड़ गए होते हैं। जिसे देखकर एरन बोलता है क्या तुम अब इसे जारी नहीं रखोगे। और जो दूसरा बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है मैं अब इसे और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता, बस इसे कोई रुकवा दे आज। और जैसे ही एरन अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठाता है तो बंदा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बस अपने मन में यही सोच रहा होता है बस कोई आए और इस फाइट को रुकवा दे।
तभी वहाँ रियान आ जाता है और उन फाइट को देखकर कहता है कि अब तुम इसे कब तक चलाओगे, मुझे तो नहीं लगता, ये तो बिल्कुल एक तरफा जीत लग रही है। साथ ही वो उस दूसरे बंदे का नाम लेते हुए बोलता है तुम अब रुक जाओ वरना तुम्हारे हाथ और ज़्यादा बैड कंडीशन में हो जाएंगे, साथ ही बहुत खतरनाक इंजरी भी हो सकती है। इसे सुनकर वो बंदा बोलता है तुम सही कह रहे हो, तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके हो एरन, क्या तुम मेरे साथ एक स्पार मैच नहीं करोगे? क्या ये असली तलवारों के साथ पॉसिबल हो सकता है? जिसकी बात सुनकर जो उसका छोटा भाई होता है वो कहता है बिग ब्रदर क्या ये सच में ऐसा ही होगा? जिसका जवाब देते हुए एरन बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ। और वो जो दूसरा रेयान होता है वो बोलता है कि जो तुम्हारी कूल पर्सनैलिटी है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद जो अपना एरन है वो एक रियल स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो जाता है और रेयान अपने मन में सोचता है शायद एक नया जोश है, क्योंकि एक असली तलवारों का मैच एक्सेप्ट करना जब से ये अपनी एकेडमी से आया है शायद ये थोड़ा ताकतवर हो चुका है। क्या मुझे जो इसका मुंह है उस पर छोटा सा स्कार देना चाहिए या फिर उसका जैसा है कुछ? तब वो फिर से अपने मन में सोचता है नहीं नहीं, वो भी अभी एक नोबल है, अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं इसके मुंह को तो बख्श ही सकता हूँ। तभी रियान एक गलती कर देता है और एरन से कहता है मैं तुम्हारा सीनियर होने के नाते तुम्हें एक स्ट्राइक जो है वो पहले देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे पहले तलवारबाजी सीखी है। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। थैंक यू।